साथियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानने और समझने वाले हैं कि राष्ट्रीय आय क्या होता है और राष्ट्रीय आय को कैसे मापते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय आय क्या होता है और राष्ट्रीय आय को कैसे मापा जाता है, इसके विषय में हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं दोस्तों? डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम जीडीपी डिफ्लेटर के विषय में थोड़ा समझ लेते हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। तो दोस्तों देखते हैं जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। दोस्तों, मूल्य दरों में बदलाव के कारण जीडीपी में हुए बदलाव को जो मापता है उसी को हम जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। क्या दोस्तों? मूल्य दरों में बदलाव के कारण जीडीपी में हुए बदलाव को जो मापता है उसी को हम जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है दोस्तों नॉमिनल जीडीपी बाई रियल जीडीपी इंटू 100। नॉमिनल जीडीपी बाई रियल जीडीपी इंटू 100। नॉमिनल जीडीपी दोस्तों क्या होता है? जो चालू कीमत पे जीडीपी निकाला जाता है, जो जीडीपी चालू कीमत पे निकाला जाता है उसको नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, नाम मात्र का जीडीपी कहते हैं। और जो स्थिर कीमत पे जीडीपी निकाला जाता है उसको वास्तविक जीडीपी कहा जाता है, रियल जीडीपी कहा जाता है। तो दोस्तों जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है नॉमिनल जीडीपी बाई रियल जीडीपी इंटू 100। जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है दोस्तों वो मुद्रास्फीति को मापता है। मुद्रास्फीति का सर्वश्रेष्ठ संकेतक होता है दोस्तों। यानी दोस्तों जीडीपी डिफ्लेटर से हम मुद्रास्फीति को मापते हैं। किसको मापते हैं दोस्तों? मुद्रास्फीति को मापते हैं। यह बेस्ट इंडिकेटर होता है इन्फ्लेशन का। तो दोस्तों थोड़ा इन्फ्लेशन के विषय में जान लेते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है, मुद्रास्फीति क्या होता है दोस्तों। तो मूल्यों के बढ़ने के साथ दोस्तों, मूल्यों के बढ़ने के साथ मुद्रा के क्रय शक्ति में जो गिरावट होता है उसी को मुद्रास्फीति कहते हैं। दोस्तों मूल्यों के बढ़ने के साथ मुद्रा के क्रय शक्ति में गिरावट को ही हम मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी मुद्रास्फीति में दो काम साथ साथ होता है। पहला होता है मूल्य स्तर का बढ़ जाना और दूसरा होता है मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाना। पहला होता है दोस्तों मूल्य स्तर का बढ़ जाना और दूसरा होता है मुद्रा की क्रय शक्ति का कम हो जाना। ये दोनों घटनाएं जब एक साथ हो रही होती है तो उस स्थिति को ही हम इन्फ्लेशन कहते हैं, मुद्रास्फीति कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का बाजार मूल्य और साधन लागत की अवधारणा। क्या दोस्तों? बाजार मूल्य और साधन लागत की अवधारणा। द कंसेप्ट ऑफ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर प्राइस, द कंसेप्ट ऑफ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। तो दोस्तों हम देखते हैं कि बाजार मूल्य क्या होता है और साधन लागत क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। दोस्तों बाजार मूल्य क्या होता है? जब वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक लेन देन के मूल्य को बताता है। कौन बताता है दोस्तों? बाजार मूल्य बताता है। किसके? वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक लेन देन के मूल्य को बताता है बाजार मूल्य। यह अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी दोनों शामिल करता है। कौन? बाजार मूल्य में अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी दोनों शामिल होते हैं। दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं बाजार मूल्य क्या होता है। यह वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक लेन देन का मूल्य होता है। क्या होता है दोस्तों? यह वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक लेन देन का मूल्य होता है। इसमें अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी दोनों शामिल होता है। दोस्तों मार्केट में अगर एक वस्तु है वो 10 रुपया में मिल रहा है तो 10 रुपया उसका क्या हो गया दोस्तों? उसका बाजार मूल्य हो गया। इसी 10 रुपया में अप्रत्यक्ष कर भी शामिल होता है, अप्रत्यक्ष कर भी शामिल होता है और सब्सिडी भी शामिल होता है। दोस्तों सब्सिडी भी शामिल होता है। तो बाजार मूल्य में क्या दोस्तों? प्रत्यक्ष कर भी शामिल होता है और सब्सिडी भी शामिल होता है। आगे है दोस्तों साधन लागत, फैक्टर कॉस्ट। साधन लागत, फैक्टर कॉस्ट क्या है होता है दोस्तों? यह वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में प्रयुक्त सभी कारकों की लागत को बताता है। दोस्तों किसको बताता है? यह वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में प्रयुक्त सभी कारकों की लागत को बताता है। तो क्या क्या लागत होता है? भूमि के लिए किराया हो गया, पूंजी के लिए ब्याज हो गया और मजदूरी हो गया और उद्यमिता हो गया। दोस्तों अगर कोई प्रोडक्ट बनता है, दोस्तों अगर कोई प्रोडक्ट बनता है, मान के चलिए कि एक हम पेन बना रहे हैं, एक पेन बना रहे हैं तो इसमें कुछ कच्चा माल लगेगा, कच्चा माल लगेगा। जहां हम फैक्ट्री लगाए हैं उसका किराया देंगे,
उसका किराया देंगे, कुछ मज़दूर लोग होगा तो मज़दूरी दिया जाएगा, मज़दूरी दिया जाएगा। तो एक प्रोडक्ट को तैयार करने में जितना हम कारक को लगाते हैं उन सब का मौद्रिक मूल्य जो होता है वही होता है दोस्तों साधन लागत, वही होता है साधन लागत। तो दोस्तों याद रखें, क्या याद रखा जाए? तो दोस्तों बाज़ार कीमत जो होता है, बाज़ार कीमत होता है, उसमें से अगर अप्रत्यक्ष कर को घटा लिया जाए और सब्सिडी को जोड़ दिया जाए तो वही हो जाता है फैक्टर कॉस्ट। दोस्तों वही हो जाता है फैक्टर कॉस्ट। मान के चलिए कि किसी वस्तु का बाज़ार कीमत 100 रुपया है, किसी वस्तु का बाज़ार कीमत 100 रुपया है, उस पे अप्रत्यक्ष कर अगर 5 रुपया है और सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी 3 रुपया है, तो उस वस्तु का कारक लागत कितना होगा? तो हम अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे तो हमारा फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा दोस्तों। तो 100 माइनस 5 प्लस 3 98 रुपया हमारा फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। यानी उस वस्तु को बनाने में हमें कुल लागत कितना लगा है? तो 98 रुपया। दोस्तों एक बात समझ लीजिए, अगर मान के चलिए किसी वस्तु का फैक्टर कॉस्ट 50 रुपया है, इसका मतलब ये हुआ कि उस वस्तु को तैयार करने में 50 रुपया लगा है, लेकिन फैक्टर कॉस्ट में प्रत्यक्ष कर नहीं इंक्लूड होता है। फैक्टर कॉस्ट में केवल लागत पे जितना खर्च हुआ है वो इंक्लूड रहता है, लेकिन बाज़ार कीमत जो होता है उसमें प्रत्यक्ष कर भी इंक्लूड होता है और सब्सिडी भी इंक्लूड होता है। दोस्तों दो सूत्र को देख लेते हैं, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट क्या होता है और एनडीपी फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। दोस्तों जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एनडीपी मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है दोस्तों? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो दोस्तों देख लेते हैं जीडीपी फैक्टर कॉस्ट क्या हो गया। तो फैक्टर कॉस्ट क्या है? जब हम उसमें से प्रत्यक्ष कर को माइनस कर देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में प्रत्यक्ष कर नहीं इंक्लूड होता है। तो दोस्तों जीडीपी फैक्टर कॉस्ट क्या हो जाएगा? जीडीपी मार्केट प्राइस, यानी मार्केट का जो वैल्यू है वो उसमें से कर को घटा देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे तो हमें जीडीपी फैक्टर प्राइस निकल जाएगा। वैसे ही एनडीपी फैक्टर प्राइस क्या होता है दोस्तों? एनडीपी मार्केट प्राइस में से माइनस कर देंगे प्रत्यक्ष कर और सब्सिडी को जोड़ देंगे, वो हो जाएगा एनडीपी फैक्टर प्राइस। दोस्तों राष्ट्रीय आय पढ़ने से पहले हम कुछ विभिन्न टाइप के आय के विषय में जान लेते हैं। जैसे आय के प्रकार के विषय में जाने तो एक होता है साधन आय, दूसरा होता है प्रयोज्य आय और तीसरा होता है विवेकशील आय। तो साधन आय क्या होता है, प्रयोज्य आय क्या होता है और विवेकशील आय क्या होता है, इसके विषय में हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों जो साधन आय होता है वो उत्पादन के विभिन्न साधनों से प्राप्त आय होता है। साधन आय क्या होता है? उत्पादन के विभिन्न साधनों से प्राप्त आय को हम साधन आय कहते हैं। इसमें ट्रांसफ़र इनकम इंक्लूड नहीं होता है, इसमें ट्रांसफ़र इनकम को हम नहीं जोड़ते हैं। ट्रांसफ़र इनकम दोस्तों क्या होता है? वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति, ये सब को हम साधन आय में नहीं जोड़ते हैं। प्रयोज्य आय क्या होता है दोस्तों? जब हम साधन आय में से कर को घटा लेते हैं तो प्राप्त धन राशि जो होता है प्रयोज्य आय होता है। दोस्तों क्या होता है? प्रयोज्य आय होता है। यानी साधन आय में से अगर हम कर माइनस कर देंगे तो वो प्रयोज्य आय हो जाएगा। अब दोस्तों विवेकशील आय क्या होता है? जब प्रयोज्य आय में से कुछ आवश्यक खर्च जैसे ईएमआई हो गया, बीमा हो गया, प्रीमियम हो गया, यानी जो ज़रूरी वाला खर्च है, जो आवश्यक खर्चे हैं, उसको अगर हम घटा लेते हैं तो शेष प्राप्त राशि को हम विवेकशील आय कहते हैं। यह विवेकशील आय ही होता है जो उपभोग हेतु होता है और बचत हेतु होता है। दोस्तों विवेकशील आय क्या होता है? उपभोग हेतु होता है, अब बचत हेतु होता है। दोस्तों फिर से एक बार देख लेते हैं कि साधन आय क्या है, प्रयोज्य आय क्या है और विवेकशील आय क्या है। दोस्तों साधन आय सिंपल शब्द में बोले तो जो हम इनकम करते हैं, जो हमारा इनकम है,
टोटल इनकम, ग्रॉस इनकम को हम साधन आय कहते हैं, और उस इनकम में से हम कर को माइनस कर देते हैं तो वो प्रयोज्य आय हो जाता है। और प्रयोज्य आय में से हम कुछ आवश्यक खर्चे हैं, जैसे बीमा भरना ही भरना है, ईएमआई देना ही देना है, तो उस टाइप के हम खर्च को माइनस कर देते हैं। तो जो शेष पैसा, जो शेष धन बचता है उसको हम विवेकशील आय बोलते हैं। इसी विवेकशील आय में से हम कुछ को हम उपभोग करते हैं और कुछ का बचत कर लेते हैं। जितना ज़्यादा हम बचत करते हैं उतना ज़्यादा हम निवेश कर सकते हैं। तो निवेश से किस आय का पार्ट होता है दोस्तों? तो वो विवेकशील आय का पार्ट होता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब नेशनल इनकम क्या होता है दोस्तों? नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय क्या होता है? एक देश के निवासियों द्वारा अपने गृह देश या विदेशों में अपनी भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम आदि के द्वारा प्राप्त साधन आय का कुल योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है? अगर एक देश के निवासी द्वारा अपने देश या कहीं दूसरे जगह पे अपना भूमि, श्रम और पूंजी, उद्यम इत्यादि का प्रयोग करके जो आय प्राप्त किया जाता है उसी को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। यह नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट के बराबर होता है। दोस्तों जो राष्ट्रीय आय होता है वो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट के बराबर होता है। तो इस प्रकार हम देखें तो राष्ट्रीय आय जो हो जाता है दोस्तों, राष्ट्रीय आय जो हो जाता है वह हो जाता है, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस, वो हो जाता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस मूल्यह्रास प्लस विदेशों से प्राप्त निवल आय माइनस अप्रत्यक्ष कर और प्लस सब्सिडी। यह इसके बराबर हो जाता है दोस्तों। राष्ट्रीय आय किसके बराबर हो जाता है? तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बराबर हो जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस मूल्यह्रास प्लस विदेशों से प्राप्त निवल आय माइनस अप्रत्यक्ष कर और प्लस सब्सिडी, यह इसके बराबर हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं राष्ट्रीय आय को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय आय को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो एक तो हो गया भूमि, दूसरा हो गया पूंजी, तीसरा श्रम और उद्यमिता, चौथा हो गया प्रौद्योगिकी और पांचवा हो गया सरकार, छठा होगा राजनीतिक स्थिति। दोस्तों राष्ट्रीय आय, अगर हमारे पास अधिक से अधिक भूमि होगा, हमारे पास अधिक से अधिक लैंड होगा तो इनकम ज़्यादा हो पाएगा, पूंजी होगा तो इनकम ज़्यादा हो पाएगा, हमारे पास श्रम होगा, उद्यमिता होगा तो इनकम ज़्यादा हो पाएगा, हमारे पास टेक्नोलॉजी होगा तो इनकम ज़्यादा हो पाएगा, हमारा जो सरकार है उनका नेचर जो होगा वो अच्छा होगा, ठीक होगा तो इनकम ज़्यादा हो पाएगा। राजनीतिक स्थिरता, यानी अगर लोकतंत्र जो राजनीति स्थिरता है वो सही से चलेगा तो इनकम ज़्यादा होगा, निवेश ज़्यादा होगा। तो ये सारा फैक्टर जो है वो राष्ट्रीय आय को प्रभावित करता है दोस्तों। अब आगे हम देख लेते हैं राष्ट्रीय आय का मापन कैसे करते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय आय का मापन कैसे करते हैं, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। दोस्तों राष्ट्रीय आय मापने की 3 विधियां है। कितनी विधियां है दोस्तों? 3 विधियां है। पहला है आय विधि, दूसरा है व्यय विधि और तीसरा है मूल्यवर्धन विधि यानी उत्पाद विधि। तो ये 3 तरह से हम राष्ट्रीय आय को मापते हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आय को कैसे मापते हैं। तो पहला है दोस्तों आय विधि। तो आय विधि से राष्ट्रीय आय को मापने के लिए कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति प्लस प्राचलन अधिशेष और प्लस स्वरोजगार की मिश्रित आय, ये तीनों को जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त आय विधि से राष्ट्रीय आय कहलाता है। कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति के रूप में मजदूरी और वेतन, सामाजिक सुरक्षा योजना में अंशदान, ये सब इंक्लूड होता है। प्राचालन अधिशेष में किराया हो गया, ब्याज हो गया, लाभ हो गया आदि इंक्लूड होता है। और स्वरोजगार की मिश्रित आय में दोस्तों कृषि उद्यम हो गया, एकमात्र स्वामित्व वाले व्यवसाय हो गए, चिकित्सा व्यवसाय हो गया, कानूनी व्यवसाय हो गया आदि इंक्लूड रहता है। तो दोस्तों देखा जाए तो मजदूरी और वेतन, सामाजिक सुरक्षा योजना में अंशदान, किराया, ब्याज, लाभ और कृषि उद्यम, एकमात्र स्वामित्व वाले व्यवसाय, चिकित्सा व्यवसाय, कानूनी व्यवसाय से प्राप्त आय को ही हम क्या बोलते हैं? आय विधि से राष्ट्रीय आय बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? आय विधि से राष्ट्रीय आय बोला जाता है। अब देख लेते हैं कि
आय विधि से राष्ट्रीय आय में क्या शामिल होता है और क्या शामिल नहीं होता है। आय विधि से राष्ट्रीय आय में क्या शामिल होता है और क्या शामिल नहीं होता है। तो दोस्तों इसमें शामिल होता है पुरानी वस्तुओं के बिक्री पर दलाली या कमीशन और स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन का मूल्य। ये दोनों चीज़ इंक्लूड होता है। क्या क्या इंक्लूड होता है दोस्तों? तो इंक्लूड होता है पुरानी वस्तुओं के बिक्री पर दलाली या कमीशन और स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन का मूल्य। और शामिल क्या क्या नहीं होता है दोस्तों? तो अप्रत्याशित लाभ जैसे लॉटरी की आय, मृत्यु शुल्क, शेयर, बॉन्ड और ऋण पत्रों की बिक्री से आय। क्या क्या शामिल नहीं होता है दोस्तों? तो शामिल नहीं होता है अप्रत्याशित लाभ जैसे लॉटरी से आय हो गई, और मृत्यु शुल्क, शेयर, बॉन्ड, ऋण पत्रों की बिक्री, ये सब शामिल नहीं होता है। राष्ट्रीय आय मापने का दूसरा विधि है दोस्तों, राष्ट्रीय आय मापने का दूसरा विधि है व्यय विधि। व्यय विधि से हम राष्ट्रीय आय को कैसे मापते हैं? तो जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस मूल्यह्रास माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी और प्लस विदेशों से शुद्ध आय। क्या दोस्तों? व्यय विधि से अगर राष्ट्रीय आय को मापना हो तो क्या फॉर्मूला है? तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस मूल्यह्रास माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी और प्लस विदेशों से शुद्ध आय। दोस्तों जो व्यय विधि से प्राप्त राष्ट्रीय आय है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है और क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है, इसके विषय में देख लेते हैं। तो जो दोस्तों शामिल होता है परिवारों का व्यक्तिगत उपभोग व्यय शामिल होता है, पूंजीगत वस्तुओं पर व्यापार व्यय शामिल होता है, शुद्ध विदेशी निवेश शामिल होता है, वस्तुओं और सेवाओं की सरकारी खरीद शामिल होता है। और दोस्तों क्या क्या शामिल नहीं होता है? तो वृद्धावस्था पेंशन, जो छात्रवृत्ति है, बेरोजगारी भत्ते हैं, उस पे सरकार का जो व्यय होता है, वृद्धावस्था पेंशन पे, छात्रवृत्ति पे, बेरोजगारी भत्ते पे जो सरकार का व्यय होता है वो व्यय विधि से राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है। अर्धनिर्मित वस्तुओं पर जो व्यय होता है, जो अर्धनिर्मित वस्तुएं हैं उन पे भी कुछ व्यय हुआ होगा, वो व्यय शामिल नहीं होता है राष्ट्रीय आय में। शेयर, बॉन्ड्स और ऋण पत्रों की खरीद पर जो व्यय होता है वो भी व्यय राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है। दोस्तों मूल्य वर्धन विधि और उत्पाद विधि से राष्ट्रीय आय क्या होता है और इसका मापन कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। दोस्तों ग्रॉस वैल्यू एडेड, यह क्या होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड? तो दोस्तों देखिए यह क्या होता है। दोस्तों ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है, मान के चलिए कच्चा माल है, कच्चा माल से हम एक अंतिम वस्तु बनाए तो उसके बीच बहुत सारा अर्धनिर्मित वस्तु होता है। जैसे मान के चलिए कच्चा माल जो है ए पोजीशन पे है और ये ई पोजीशन पे है, तो बीच में बी सी डी ये 3 पोजीशन आया, तभी जाके एक फाइनल गुड्स बना, फाइनल वस्तु बना। तो मूल्य वर्धन का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक स्टेज पे उसके मूल्य का वैल्यू बढ़ रहा है, प्रत्येक स्टेज पे उसका मूल्य का वैल्यू बढ़ रहा है। वही जो मूल्य में जो वैल्यू जो वृद्धि होता है उसी को हम मूल्य वर्धन बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? वो मूल्य वर्धन बोलते हैं। मान के चलिए ए हो गया, बी सी डी और ई ये अंतिम वस्तु है, यह सबसे अंतिम वस्तु है, फाइनल गुड्स है और ये फर्स्ट पोजीशन है। अगर फर्स्ट पोजीशन पे इसका वैल्यू 10 रुपया है तो सेकेंड पोजीशन पे आते आते अगर ये 15 रुपया हो गया, थर्ड पे आया तो ये 20 रुपया हो गया, फोर्थ पे आया तो ये 30 रुपया हो गया और फाइनल गुड्स हुआ तो ये 50 रुपया हो गया। तो पहला से दूसरा स्टेज पे 5 रुपये का मूल्य वर्धन हुआ, दूसरा से तीसरे पे 5 का हुआ, तीसरा से चौथे पे 10 रुपये का हुआ और चौथा से पाँचवें पे 20 रुपया हुआ। तो ये जो 5 रुपया बढ़ा फर्स्ट स्टेज पे, सेकेंड स्टेज पे 5 रुपया बढ़ा, थर्ड स्टेज पे 10 रुपया बढ़ा और फोर्थ स्टेज पे 20 रुपया बढ़ा। यही जो बढ़ा है दोस्तों यही मूल्य वर्धन होता है, यही वैल्यू एडेड होता है। तो मान के चलिए कि इसका ई जो वस्तु है उसका कीमत कितना है, 50 रुपया है। तो अगर हम मूल्य वर्धन विधि से निकालें तो फर्स्ट स्टेज में इसका कितना था, 10 रुपया था। मूल्य कितना बढ़ा फर्स्ट स्टेज में, 5 रुपया, फिर कितना बढ़ा 5 रुपया और फिर कितना बढ़ा 10 रुपया और फिर 20 रुपया बढ़ा। इन सबको इंक्लूड किया जाए तो 10 + 10 + 30
यानी टोटल 50 हो जाएगा, ये अंतिम वस्तु का वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों यही होता है मूल्यवर्धन। प्रत्येक स्टेज पे जितना मूल्य में वृद्धि हो रहा है, जितना मूल्य में वैल्यू एडेड हो रहा है, वही होता है मूल्यवर्धन। दोस्तों वही होता है मूल्यवर्धन। अब मूल्यवर्धन विधि से जो राष्ट्रीय आय निकाला जाता है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है और क्या क्या एक्सक्लूड होता है। तो दोस्तों लाभ कमाने के लिए बाजार में बेची गई वस्तु और सेवा ये इंक्लूड होता है। निःशुल्क आपूर्ति की जाने वाली वस्तु एवं सेवा, जैसे स्कूली बच्चों को दोपहर का भोजन कराना, ये मूल्यवर्धन विधि से राष्ट्रीय आय में शामिल होता है। अस्थायी पूंजी का अपने लिए उत्पादन, आरोपित किराया और आरोपित ब्याज, ये सब क्या होता है दोस्तों, मूल्यवर्धन विधि से राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होता है। दोस्तों आरोपित किराया क्या है, यानी काल्पनिक किराया। जैसे मान के चलिए आपका खुद का एक कमरा है, खुद का एक कमरा है, वहाँ पे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन वो आपका खुद का कमरा है तो उस कमरे का आप किराया नहीं दे रहे होंगे। तो कमरे का जितना किराया है उसको एक रेंट मान लिया जाए और वही हो जाता है आरोपित किराया, काल्पनिक किराया। आप किराया तो दे नहीं रहे हैं लेकिन उसको हम आरोपित किराया के रूप में मान लेंगे, वो चीज़ मूल्यवर्धन विधि से राष्ट्रीय आय में शामिल होता है। और क्या क्या शामिल नहीं होता है दोस्तों, तो तस्करी हो गया, जुए जैसी गतिविधियां हो गई, गैर आर्थिक वस्तुएं जैसे जलवायु और पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय, मध्यवर्ती वस्तुओं का कीमत, अंतरण भुगतान जैसे उपहार हो गया, दान हो गया, पूंजीगत लाभ, ये सारी शामिल नहीं होता है दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों। 2015 से जो है वो जीडीपी का आंकड़ा जो है, जीडीपी की गणना जो है वो दो विधि से निकलता है, एक जीवीए के आधार पे और एक बाजार कीमत के आधार पे। और 2015 से पहले जो था वो फैक्टर कॉस्ट पे निकाला जाता था दोस्तों, साधन लागत पे निकाला जाता था। लेकिन 2015 के बाद जीडीपी की गणना जीवीए के आधार पे होता है और बाजार कीमत के आधार पे होता है। किसके आधार पे होता है दोस्तों, 2015 के बाद जीडीपी की गणना जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड के आधार पे होता है और बाजार कीमत के आधार पे होता है दोस्तों। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है दोस्तों, जो वस्तु को बनाने में जो साधन का उपयोग किया जाता है उसका कुल मौद्रिक मूल्य होता है फैक्टर कॉस्ट। लेकिन बाजार कीमत में आपको शामिल हो जाता है अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी, और जीवीए में होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी प्रत्येक स्टेप पे जो भी मूल्य में वृद्धि हो रहा है वो होता है दोस्तों जीवीए। वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है जीवीए। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही, अगले वीडियो में आगे के भाग को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।